नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के महत्वपूर्ण मैगजीन्स के समरी एंड एनालिसिस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम के इस श्रृंखला के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस मैगजीन्स के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन्स है योजना के हम दिसंबर 2024 महीने के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुए थे उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उन पर हम आज के इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। यही नहीं, इस श्रृंखला को आरंभ करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अलग अलग जो आपके सामान्य अध्ययन के जो सेक्शन हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पर आपकी एक बेहतर समझ बन सके, एक बेहतर पकड़ बन सके और उनसे जुड़े हुए अगर मुख्य परीक्षा में आपके कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो प्रश्न होते हैं वो सरकार के द्वारा जो जारी महत्वपूर्ण मैगजीन्स है या जो ज़्यादा प्रतिष्ठित मैगजीन्स हैं वहाँ से वो उठाए जाते हैं। जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, साइंस रिपोर्टर है, इकोनॉमिक वीकली है, या ऐसी जो महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं वहाँ से हम ये आर्टिकल उठा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनसे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें तो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा जो सिद्धांत है उसके विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए, ऐसे प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न की आज हम व्याख्या अपने इस एपिसोड में करेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है उसकी विवेचना से जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं या फिर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में जो भारतीय संविधान है आखिर उसका योगदान क्या है, इस विषय की भी चर्चा करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने से संबंधित जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे भारत में जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आखिर उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है और कौन सी चुनौतियां उसके सामने हैं, आगे का भविष्य क्या है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और होगा कि श्रम विवाद समाधान पर भारतीय जो न्याय संहिता है उसका क्या प्रभाव है, उसके सामने जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं वे कौन सी हैं और आने वाले समय में देखें तो इसका भविष्य क्या होगा, उसकी संभावनाएं क्या होंगी। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बनता है कि भारत में श्रम से संबंधित कौन से मुद्दे हैं और उनके समाधान कैसे किए जा सकते हैं, क्या उसमें भी एआई का कोई अनुप्रयोग है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो कहीं ना कहीं आज के इस एपिसोड में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम योजना मैगजीन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनकी समरी और उनका विश्लेषण करने वाले हैं। इसमें हम जो मैगजीन्स ले रहे हैं वो योजना दिसंबर 2024 की ले रहे हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए पहला टॉपिक देख लेते हैं, भारतीय संविधान का जो विकास है और संवैधानिक जो संशोधन प्रक्रिया है, जो क्रम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसका संदर्भ क्यों आया है। तो देखिए, संदर्भ के पीछे कहा गया है कि जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार हैं, अनुभवी जो राजनेता हैं, उनके एक समूह के द्वारा तैयार किया गया जो संविधान है ये भारतीय लोकतंत्र का क्या है, ये रीढ़ है, यानी कह सकते हैं उसका आधारभूत स्तंभ है। ये न केवल शासन की एक विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी की गारंटी देता है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का चार्टर भी है और इसी कारण से ये महत्वपूर्ण है। तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह के जो बातें हैं वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संविधान का विकास हुआ, इसको संक्षिप्त में आपको जानना चाहिए। जैसे देखें तो अब वर्तमान में जो संविधान है ये ब्रिटिश शासन में ही विकसित हुआ था, जिसके दौरान जो ब्रिटिश संसद है उसने कई सारे इसमें अधिनियम बनाए थे। भारत की जो सरकार है, प्रशासन है, उसको एक ढांचा प्रदान किया है। इस अधिनियम में से भारत जो परिषद अधिनियम 1909 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है और भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसको ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के संवैधानिक विकास में प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कहीं ना कहीं हमारे संविधान में। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है ये वर्तमान संविधान को अपनाने तक ब्रिटिश भारत के संविधान के रूप में ये काम करता था। संविधान का लगभग देखें तो 65% जो हिस्सा है
वो केवल इसी अधिनियम से लिया गया। तो इसी कारण से इसकी जो प्रमुखता है अपने संविधान में स्पष्ट तौर पे देखने को मिलती है। तो ये बातें आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा देखिए, भारतीय संविधान का जो संवैधानिक संशोधन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं जो एकात्मक संविधान है उसकी तुलना में देखें तो जो संघीय संविधान है उसमें संशोधन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। ये कठिन कार्य होता है और इन्हें एक खास प्रक्रिया के द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसके लिए संघीय जो संसद है उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कभी कभी राज्यों के द्वारा इसका जो अनुसमर्थन है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। अब तक देखें तो हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। इतने संशोधन के बाद जो भारतीय संविधान है वो अपने मूल स्वरूप से काफ़ी बदल चुका है। यानी प्रारंभ में जो संविधान इसके निर्माताओं ने बनाया था, वर्तमान में जो संविधान है वो उस मूल प्रति से काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। क्यों हो चुका है? तो बड़ी संख्या में क्या है कि कई बार इसमें संशोधन किए गए हैं। आचार्य कृपलानी ने टिप्पणी भी की थी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद उन्हें केवल संशोधन ही संविधान में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मूल जो संविधान था वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद देखें तो और भी कई सारे जो संशोधन हैं वो किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है, नीड क्या है इसकी? तो देखिए, संविधान एक देखें तो जीवंत ये दस्तावेज है जिसे उन लोगों की बदलती सामाजिक आर्थिक जो आकांक्षाएं हैं उनको प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिनकी सेवा के लिए खास तौर पे अपने देश के जो कानून विशेषज्ञ थे, जो उस दौरान जो राजनेता थे, उन्होंने इसे बनाया। और उसके बाद अपने देश के जो संसद है उसने समय दर समय जो भी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप इसमें बदलाव भी किए। बदलते समय और जो भी परिस्थितियां हैं उसके साथ जो अपने देश के लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो भी परिवर्तित हो रही हैं और इन बदलावों को संविधान में संशोधन करके प्रतिबिंब किया जाना एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आवश्यकता है। अन्यथा यह एक प्रासंगिक दस्तावेज नहीं रह जाएगा। ये पुराने कह सकते हैं कि आवश्यकता, जरूरत और उसके हिसाब से बना हुआ एक दस्तावेज मात्र रह जाएगा। और इसी कारण से संविधान में समय दर समय इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई है और उसी कारण से इसमें रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। तो ये नीड हमने समझ लिया। अब देखिए, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, आखिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो संशोधन है ये मूल रूप से देखें तो 3 तरीकों से किया जा सकता है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत से पारित एक साधारण कानून के द्वारा देखें तो परिवर्तन या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। आर्टिकल जो 368 है इसमें दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके, जिसके लिए संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में से 2/3 जो बहुमत है उससे संशोधित जो विधेयक है वो पारित करना इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक हो जाता है। अधिकांश जो संशोधन होते हैं वो इसी प्रक्रिया से किए जाते हैं। संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन विधेयक पारित करके और साथ ही कम से कम आधे राज्यों के द्वारा, यानी टोटल जो सहभागिता है उनमें से आधे राज्यों के द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। यदि विधेयक संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाला है तो प्रावधानों में परिवर्तन करना भी जरूरी है। तो ये बात कही गई है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन की असीमित जो शक्ति है उसका जो परीक्षण है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो संसदीय संप्रभुता है इसकी जो धारणा है उसके अनुसार ये है और संसद अपनी संवैधानिक जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। उसकी कह सकते हैं कि शक्ति उसे प्राप्त है और वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों मामले में यही रुख अपनाया था। जैसे शंकरी प्रसाद मामला 1951 है, बड़े ही
चर्चा में रहने वाला ये मामला है और जो भी संविधान पढ़ता है तो एक बार जरूर इस मामले को पढ़ता है। इसके अलावा दूसरा जो मामला है वो है सज्जन सिंह मामला 1964 का। इसमें संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद की जो असीमित शक्तियां हैं उनको स्वीकार किया गया है, जिससे जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो भी इसमें शामिल है। ये अलग बात है कि इसके बाद में जो 1967 का गोलकनाथ मामला है, इस मामले में न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि संसद संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। इसके प्रत्युत्तर में संसद ने वर्ष 1971 में 24वां जो संविधान संशोधन है उस अधिनियम को पारित किया, जिसने गोलकनाथ फैसले को पलट दिया। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में देखें तो नए खंड जोड़कर यह स्पष्ट किया गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा बात कर ले, केशवानंद भारती मामला है 1973 का, और इससे जुड़ा हुआ जो मूल संरचना का सिद्धांत है इसकी चर्चा अगर हम न करें तो फिर ये बेमानी होगी। देखिए, यद्यपि भारतीय संविधान है, यहाँ पर जो मूल संरचना है, जो शब्द है, उसका कोई उल्लेख तो नहीं मिलता है, किंतु इसे सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला 1973 में इसे शामिल किया था। इसके अलावा देखें तो इसमें न्यायालय ने संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं उनका उल्लेख किया, जैसे संविधान की जो सर्वोच्चता है, सरकार का जो गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक जो स्वरूप है इसका वर्णन किया गया है, धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है, शक्तियों का जो पृथक्करण है उसकी बात कही गई है, कानून का क्या शासन होना चाहिए उसका उल्लेख किया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है, और राजनीति का जो संघीय चरित्र है उस पर भी खास तौर पे चर्चा किया गया है। कहीं ना कहीं देखें तो जो संसद है, संसद के पास जो संविधान है, संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी उसके पार्ट्स में, उसके भाग में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, किंतु वो ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसे परिवर्तन करने का अधिकार उसे नहीं प्राप्त है जो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसकी जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे की आवश्यक जो विशेषताएं हैं उनसे समझौता करना पड़े। इस बाधा को देखें तो जो 42वां संविधान जो संशोधन है ये 1976 में किया गया था और उसको दूर करने का प्रयास किया गया था, जिसमें देखें तो संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती दिए जाने से सुरक्षित किया गया है। लेकिन इसके बाद देखें तो एक महत्वपूर्ण मामला देखने को मिला था, वो मामला था मिनर्वा मिल्स निर्णय 1980। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया था और ये माना था कि यह संविधान की मूल विशेषता को नष्ट करता है, और ये मूल संरचना सिद्धांत का पहला अनुप्रयोग था। जिसके बाद देखें तो IR जो कोल्हे मामला है 2007 का, उसमें भी ये लागू किया गया था और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि संविधान की 9वीं जो अनुसूची है उसमें रखा गया जो कानून है, जो विषय है, ये न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, बल्कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जांच के अधीन आता है। ये बात कही गई थी। और इस सिद्धांत की बात करें तो इसके बाद जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 है उसमें ये लागू किया गया, जिसने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो NJAC है उसे बनाया था। तो ये पूरा मामला है जिसके बारे में हमने डिटेल से देखा। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण विषय है 1950 के बाद ऐतिहासिक संवैधानिक जो संशोधन है, यानी संविधान में जो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब तक देखें तो कई बार संशोधन हुए, इनकी संख्या 106 भी पहुंच चुकी है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो संशोधन है उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला जो संशोधन है ये 1951 से संबंधित है। इस संशोधन का मुख्य जो उद्देश्य था वो आर्टिकल 19 में राज्य की जो सुरक्षा है, सार्वजनिक जो व्यवस्था है, नैतिकता है, शालीनता है, इसमें दिए गए जो विभिन्न आधार हैं उन पर बनाए गए जो कानून हैं उनका
उन पर उचित प्रतिबंध लगाना था, एक तरह से प्रोहिबिशन लगाना था। और इसने जमींदारों या जमींदारी जो प्रथा है उसको भी समाप्त कर दिया। और संविधान में देखें तो 9वां अनुसूची इस रिफॉर्म्स के तहत शामिल कर लिया गया। इसके बाद देखें तो एक और भी महत्वपूर्ण संशोधन है संविधान में, वो 1956 से संबंधित है। 7वां संशोधन अधिनियम है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो फजल अली समिति के द्वारा अनुशंसित भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लागू किया जाना। इसके अलावा भी कई सारे जो संशोधन हैं, जैसे 42वां जो संशोधन अधिनियम 1976 है, इसे भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने आपातकाल के दौरान देखें तो संविधान में व्यापक कठोर परिवर्तन किए थे। कहीं न कहीं जो आर्टिकल 39A है निःशुल्क कानूनी सहायता, 43A है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है, और 48A यानी जो पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा है उससे जोड़कर प्रस्तावना और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें संशोधन किया गया। और फिर संविधान में जो भाग 4A है उसको शामिल करके मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स है। इसके अलावा जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो संशोधन है ये जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। संविधान जो 42वां संविधान संशोधन है आपातकाल की पृष्ठभूमि में ये लागू किया गया था, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो कहें तो रिफॉर्म्स हैं, जैसे देखेंगे 1985 में जो 52वां संशोधन अधिनियम था, इस संशोधन में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, सीधे पूछ भी लेता है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये उन आधारों का प्रावधान करती है जिन पर किसी विधायिका के सदस्य को दल बदल के जो कृत्य होते हैं उनके लिए अयोग्य ठहराया जाता है। इस अधिनियम को 91 जो संशोधन है उसके द्वारा मजबूत किया गया, जिसने वर्ष 1985 के तहत देखें तो दल बदल जो विरोधी कानून है उसको और भी अधिक मजबूत बनाया था। इसके बाद दो संशोधन है 1988 का जो 61वां संशोधन अधिनियम है। इस संशोधन का जो उद्देश्य था वो भारत के जो युवा हैं उनको चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जो मतदान करने की जो वोटिंग करने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद 1992 का वर्ष आता है। इस समय 17वां जो और 74वां जो संशोधन है वो अधिनियम लागू हुआ। और इन दोनों संशोधनों में जो भाग 9 है उसमें पंचायत और भाग 9A में जो नगर पालिका है उसको जोड़कर ग्राम और शहरी दोनों जो स्तर हैं उस पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बना दिया गया। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण संशोधन था। इसके बाद 11वें 12वें नामक दो नई अनुसूचियां इसमें डाल दी गई जो कहीं ना कहीं स्थानीय निकायों के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य क्षेत्र हैं उनका विवरण प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा 2016 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से एक राष्ट्र एक कर के नारे के तहत जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उस व्यवस्था को लागू किया गया और इसने एक झटके में पूरा जो टैक्स सिस्टम था उसको सरल बना दिया। कहीं ना कहीं इसे सहकारी संघवाद की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना गया। इसके बाद 2023 में देखें तो 106वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इसने आखिरकार जो लोकसभा है, जो राज्य विधानसभाएं हैं, उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया और ये जो आरक्षण था ये 33% था। इस अधिनियम ने भारतीय महिलाओं को और पहले से मजबूत बनाया, सशक्त बनाया और हमारी विधायिकाओं को लैंगिक दृष्टि से देखें तो पहले से जो प्रतिनिधित्व है उस मामले में पहले से इनको अधिक अधिकार प्रदान किया गया। हालांकि अगली जो परिसीमन प्रक्रिया है उसके बाद ही ये लागू होगा, ये बात कही गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो संवैधानिक जो संशोधन है इन्होंने भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिदृश्य है, जो सिनारियो है उसको बदल दिया है और लोगों के कल्याण के लिए देखें तो एक संवैधानिक जो शाखा है उसकी पहुंच तक विस्तार भी किया है।
इन संशोधनों की जो प्रकृति है उसके संबंध में देखें तो कई सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कई संशोधन केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति के देखने को हमें मिलते हैं। उन्होंने केवल मौजूदा जो प्रावधान हैं उन पर ही विस्तार से प्रकाश डाला है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी संशोधन हैं संविधान में जो प्रतिगामी हैं, जो राजनीति से प्रेरित भी थे और इन्होंने अधिनायकवाद को जन्म दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो 42वां संविधान था, जो संशोधन था वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दल बदल से निपटने के लिए जो 52वां संशोधन था वो भी कहीं न कहीं अपने उद्देश्यों में काफ़ी हद तक सफल नहीं रहा और अधिकांश जो संशोधन दूरदर्शी रहे हैं और इस कारण से देखें तो अपने उद्देश्यों को यथोचित रूप से उन्होंने पूरा किया है। तो इस तरह से ये पूरा हमने देखा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के आधारभूत जो ढांचा है उसका जो सिद्धांत है, उसके विकास, उसके प्रभाव, संविधान में जो संशोधन है और महत्वपूर्ण जो संशोधन है उन पर हमने बात की, उनका क्या प्रभाव है, इन सभी बिंदुओं पर हमने डिटेल से चर्चा की। चलिए अब अगला एक टॉपिक है, यह है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और भारतीय संविधान, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, जैसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय जो संविधान है इसका क्या योगदान है, तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा देखते हैं इसका संदर्भ इस मैगजीन में क्यों दिया गया था। तो देखिए, ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का माध्यम बताया था। कहीं ना कहीं संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्होंने इस बात को यहाँ दर्शाया भी कि किस प्रकार भारत के संविधान में समाज को एक नया रूप देने की शक्ति निहित है। अमेरिकी संविधानवाद की जो नींव है वो सत्ता के प्रति गहरे अविश्वास पर आधारित थी, जिसमें निरंकुश शासक सिर्फ एक उदाहरण था। इस प्रकार इस संविधान का जो औचित्य है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करना और उस पर अविश्वास करना और उसे सीमित करना था। तो इस कारण से ये जो उल्लेख है ये आज हम कर रहे हैं, इसके बारे में हम जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा देखें भारत में जो संविधानवाद है इसकी हम चर्चा करते हैं। 20वीं सदी में देखें तो अधिकांश रूप से, विशेष तौर पे देखें तो भारत में संविधानवाद पर इस प्रकार संयमित और नियंत्रित सत्ता जो राजनीति है उसकी अवधारणा का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ये संविधानवाद की जो सत्ता है उसकी सीमा को परिभाषित करने के साथ साथ उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी करता है और इसे बढ़ावा भी देता है। कहीं ना कहीं भारतीय जो संविधान है उसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं समाज को स्थापित सामाजिक जो वर्गीकरण है उसकी बाधाओं से मुक्त करना है और जो भारत में स्वतंत्रता है, समानता है, जो न्याय है, ये जो सिद्धांत है इसके नए युग की शुरुआत करना है, इसको स्थापित करना है। यही नहीं, जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं अम्बेडकर, उनका ये भी विचार था कि भारत में संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अम्बेडकर ये भी कहते हैं, उनका ये भी तर्क है कि भारतीय संविधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 की निरंतरता के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि 1935 के अधिनियम में अनेक ऐसी धाराएं हैं जो संविधान में शामिल किए जाने के बावजूद भी जो संविधान है उसमें लोकतंत्रीकरण की व्यवस्था पहले की व्यवस्थाओं से बहुत हद तक अलग थी। तो ये बात जो अम्बेडकर हैं उनके द्वारा कही गई है। अब थोड़ा सा जो यहाँ पर सुधारवादी जो संविधानवाद है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सुधारवादी जो संविधानवाद है उसकी जो प्रेरणा है वो इस विचार से उत्पन्न होती है कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए राज्य का जो हस्तक्षेप है वो अनिवार्य है। ये एक कहें तो मत है और ये जो दृष्टिकोण है ये सामाजिक न्याय की जो गांधीवादी अवधारणा है उसके ठीक अपोजिट कह सकते हैं, उसके अलग कह सकते हैं। ऑस्टिन बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, इनका
उल्लेख करते हैं कि गांधी का मानना था कि सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य प्राप्त करने की जो शुरुआत है वो प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक रूपांतरण से होनी चाहिए, जो कहीं न कहीं भारत के हृदय एवं मस्तिष्क से उत्पन्न हो, और वो धीरे धीरे क्या है कि वहाँ से उत्पन्न होने के बाद पूरे समाज में फैल सके। सुधार जो होता है वो सरकार के द्वारा ऊपर से थोपे नहीं जाने चाहिए, बल्कि वो क्या होने चाहिए कि एक परिवर्तित समाज होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जहां किसी सरकारी विनियमन या फिर निगरानी की आवश्यकता वहां पर न हो। ये बात कही गई है संविधान सभा में। जो गांधीवादी जो संविधान है उसका एक ऐसा वैकल्पिक जो प्रस्ताव है वो भी दिया गया, और कहा गया कि यूरोपीय और अमेरिकी जो परंपराएं हैं उन पर वो आधारित था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से देखें तो निर्वाचित प्रशासन की व्यवस्था की गई। यद्यपि इन संविधान की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं जो समय है, समय की जो निष्पक्षता है उस दृष्टिकोण से देखा गया, किंतु समय के साथ देखें तो यहाँ पर जो नागरिक कल्याण है उसे अधिक जिम्मेदारी संभालने की बात की गई। कहीं न कहीं जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसने सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया, किंतु इस लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसके लिए किए जाने वाले जो उपाय हैं उनकी जो रूपरेखा होनी चाहिए वो वहाँ पर प्रस्तुत नहीं की गई, और ये इसके लिए एक निगेटिव कह सकते हैं बात रही। यही नहीं, राज्य को नागरिकों की जो विशिष्ट स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन पर भी संविधान के जो प्रतिबंध हैं, जो जिनका पालन करने के साथ जो नागरिक हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनसे संबंधित जो सामाजिक हस्तक्षेप हैं उनकी रक्षा करने के लिए जो भी सकारात्मक जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करने की बात कही गई है। लेकिन मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो सामाजिक जो क्रांति होती है उसको बढ़ावा देते हुए एक ऐसे सोसाइटी की स्थापना करना होता है जिसमें सभी जो नागरिक हैं, नागरिकों को राज्य के द्वारा व्यापक स्तर पे जो भी समाज होते हैं उस समाज के द्वारा लाए गए किसी भी दबाव या प्रतिबंध के समान रूप स्वतंत्रता प्राप्त हो, और इसी कारण से इसे अस्पृश्यता से संबंधित जो व्यवहार का निषेध है जो कि आर्टिकल 17 से संबंधित है, अनुच्छेद 17 से संबंधित है, और यहाँ पर जो बधुआ मजदूरी है, जो मानव तस्करी है, उस पर प्रतिबंध जो कि आर्टिकल 23 से संबंधित हो जाता है, उस माध्यम से इसे देखा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। इसके अलावा देखिए अगर हम बात कर लें तो कुछ और भी बातें हैं, जैसे इसके अलावा अगर देखें तो भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके सशक्तिकरण के लिए एक तंत्र के रूप में काम करता है, एक पूरा इकोसिस्टम के रूप में ये काम करता है, और कहीं ना कहीं जो विधायी आरक्षण है वो ये प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए इन समूहों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित जो वर्ग हैं उनके लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें अनिवार्य आरक्षण की जो व्यवस्था है वो भी ये करता है। सामाजिक न्याय के जो लक्ष्य हैं उसको प्रोत्साहित करने वाले जो भारतीय संविधान है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ये जो वाक्यांश है कहीं ना कहीं सुधारवादी जो लक्ष्य है उनको ये व्यक्त करता है। यहाँ पर देखेंगे जो हम लोग जो शब्द है ये एक नई पहचान देता है और उन लोगों के लिए समान अवसर एवं स्थिति सुनिश्चित करता है जिनकी पहचान पहले किसी कास्ट, किसी जाति, धार्मिक और जातिगत व्यवस्थाओं के द्वारा तय की गई। इस पहचान के आधार पर देखें तो एक व्यक्तिगत पहचान है जो उस ढांचे से उत्पन्न सिद्धांतों से अलग हो गई, और हम लोग 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम और जो कैबिनेट मिशन है इन योजनाओं की कानूनी बाध्यता से परे उल्लेखनीय जो बदलाव हैं उनका ये प्रतीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो बातें हैं वो आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम 2019 अधिकारों के संरक्षण के तहत ट्रांसजेंडर के व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे धर्मांतरण की बात कही गई है, शारीरिक, कामुक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार की बात कही गई है। इसके तहत कई सारी बातें भी इसमें शामिल की गई हैं। सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार हैं उनकी बात कही गई है। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है उसको इसमें शामिल किया गया है। समानता का जो अधिकार है उसे शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको भी इसमें शामिल
शामिल किया गया। तो इस तरह से हमने डिटेल से देख लिया कि आखिर अगर कहा जाए कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में जो भारतीय संविधान है उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या योगदान है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पर हमने बात की। अब आधुनिक युग में आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इस समय जो जमाना है वो एआई का है। युग किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। और इसका जो प्रसार है, जो प्रभाव है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि भारत में मूल रूप से जो एआई है इसका जो भविष्य है वो क्या है, इसके सामने कौन से प्रमुख चैलेंजेज हैं, चुनौतियां कौन से हैं और आगे की इसकी राह क्या है। तो ये मुद्दा है और इसकी चर्चा हम करेंगे। इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। दुनिया में ऐसे जो बदलाव हैं उनकी गवाह बन रही है खास तौर पे आज की दुनिया, और कानूनों को अब तेजी से बदलती तकनीक के साथ अब विकसित भी होना चाहिए, ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। प्रोफाइलिंग और आपराधिक जो विवेचनाएं हैं उसमें एआई के जो निहितार्थ हैं उसको खास तौर पे गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये जो तकनीकें हैं अब बड़े अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियां दोनों को उत्पन्न करने वाली हैं। कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है, जो गोपनीयता है, जो सुरक्षा है, जो नवाचार है, इनके बीच में संतुलन होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस संतुलन की बात करें तो इसे सुनिश्चित करने के लिए जो एआई है इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले जो कानून हैं उनके कानून के ढांचे की आवश्यकता भी अब महसूस की जा रही है। तो इसी से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे एआई प्रोफाइलिंग की बात की जा रही है तो हम अगर देखें जो एआई है और इसके जो प्रोफाइलिंग है तो अधिकांश जो एआई सिस्टम है उनके केंद्र में प्रोफाइलिंग की जो अवधारणा है ये व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए जो आंकड़े हैं उनको एकत्र करने की प्रक्रिया है। चाहे वो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, उत्पादों का वो सुझाव दे रहे हों, स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं जो सामग्री की सिफारिश कर रही हों, एआई की जो उपयोग करता है ये प्रोफाइल पर ही निर्भर करता है, जिसे व्यवहार के आधार पर देखें तो लगातार क्या किया जाता है, अपडेट किया जाते रहता है। और ये डाटा संचालित जो दृष्टिकोण है न केवल यूजर्स के अनुभव को बढ़ाता है बल्कि इनसे जुड़ी हुई जो भी प्राइवेसी है, जो व्यक्तिगत पर्सनल जो डेटा है उनके दुरुपयोग के बारे में जो भी चिंताएं हैं उनको भी सबके सामने उभार कर लाता है। तो ये कुछ कंसर्न है। इसके अलावा देखिए डिजिटल पर्सनल डाटा सुरक्षा अधिनियम 2023 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधे इन चिंताओं को संबोधित करता है। ये अधिनियम व्यवहार संबंधित जो भी डेटा है उनका पर्सनल डेटा जो होता है उसके रूप में ये मान्यता देकर ये भी सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं के जो अधिकार हैं वो सिक्योर हैं। इसमें अगर हम बात करें तो डाटा को सही करने या उसे डिलीट करने का अधिकार भी शामिल है, जो कहीं ना कहीं एआई सिस्टम को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे कैसे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए तो कोई अगर यूजर से अपने डेटा को मिटाने का विकल्प अगर वो चूज करता है तो यह सूचना निरंतर धारा को बाधित करती है, जिस पर एआई जो मॉडल सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए निर्भर करते हैं। और ये उन व्यवसायों के लिए एक बुनियादी चुनौती भी प्रस्तुत करता है जिन्होंने डेटा एकत्रीकरण के आसपास अपने जो प्लेटफॉर्म हैं उन्हें ये बनाए हैं। तो ये बात है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे डीपीडीएस अधिनियम के तहत डाटा अधिकार अधिक सख्त होने के साथ साथ व्यवसायों को गोपनीयता प्रथम एआई मॉडल की ओर बढ़ना होगा, जो वैल्यू प्रदान करते हैं उसकी वैलिडिटी प्रदान करते हैं। और इसके अलावा देखें तो जो भी यूजर्स हैं उनकी सहमति का भी सम्मान करते हैं। अनुपालन और व्यक्तिकरण के बीच में एक संतुलन बनता है और भारत में जो एआई है इसके लिए नई सीमा भी निर्धारित होती है। वैश्विक स्तर पे इसी तरह के नियम अब धीरे धीरे जनरेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो यूरोपीय संघ है उसमें सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन की जो कंपनियां हैं उनके डेटा को संभालने के
तरीकों पर अब देखें तो बड़े स्तर पर रिसर्च कर रही हैं और इसका गहरा प्रभाव भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि भविष्य सूचक जो पुलिसिंग और आपराधिक जांच है उसमें एआई की क्या भूमिका है, तो एआई के व्यावसायिक अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। कानून प्रवर्तन में देखें तो इसकी भूमिका अब धीरे धीरे आवश्यक महसूस की जा रही है, नीड को महसूस की जा रही है। अब ये जोर भी पकड़ रही है। कहीं न कहीं भारतीय न्याय संहिता 2023 आपराधिक मामलों में इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य हैं उसके उपयोग का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जो जांच में सहायता के लिए जो भी डिजिटल डेटा है उसका विश्लेषण करने में एआई की शक्ति को स्वीकार किया है, क्योंकि अलग अलग जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं, उसमें जब भी अलग अलग डेटा है तो डेटा एनालिसिस के लिए एआई का प्रयोग करना एक मजबूरी भी होते जा रहा है। और इस कारण से देखें तो एआई अब भविष्य सूचक पुलिसिंग में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। तो अब ये निश्चित तौर पे हो गया है कि इस तरह के मामले हैं वहाँ पर एआई की भूमिका अब प्रमुख होगी। भारत में भारतीय न्याय संहिता 2023 अपराध की जो भविष्यवाणी है, डिजिटल जो फोरेंसिक है, उसमें एआई के उपयोग के लिए समान तौर पे देखें तो यहाँ भी इसकी एंट्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, साइबर जो अपराध है, साइबर क्राइम है और इनकी जांच, यहाँ तक कि जो आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी निगरानी में भी एआई की जो भूमिका है अब अहम हो चुकी है। ये कार्य जितने रोमांचक महसूस होते हैं उससे अधिक जोखिम भरे भी हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। भूमिका तो बढ़ी है लेकिन इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं वो भी बढ़ी हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के कानून जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं इनको डिजिटल उपकरण को अब जब्त करने और जांच करने के लिए जो व्यक्तिगत डेटा है उस तक पहुंच के लिए अब व्यापक अधिकार प्रदान करती हैं। ये अलग बात है कि डिजिटल युग में अपराध का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है, किंतु ये गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में कुछ गंभीर कंसर्न भी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एआई जो सिस्टम है ये अभी तक ऐसा नहीं है कि एआई सिस्टम से कोई गलती नहीं हो सकती, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह जो भेदभावपूर्ण जो परिणाम है उसको ये क्रिएट कर सकता है और इस कारण से इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं जो एल्गोरिदम है उसकी जो पारदर्शिता है वो न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण अब विषय हो चुका है। अब एआई की अगर हम क्षमता की बात करें तो एआई की पूर्वानुमानित जो क्षमताएं हैं वो कई तरह की हो चुकी हैं, नई नहीं है। मानव व्यवहार का विश्लेषण करके जो एआई है ये भविष्यवाणी भी कर सकता है और अपराध कहाँ है, कब घटित होने की वहाँ पर संभावना है, इसे कानून लागू करने वाले घटनाओं के घटित होने से पहले क्या उसके उपाय हो सकते हैं वो भी प्रस्तुत कर सकता है। यही नहीं, वाणिज्यिक क्षेत्र में देखें तो कानून प्रवर्तन जो अनुप्रयोग है उसमें भी ये परिवर्तन एआई की सुधारवादी जो क्षमता है उसको ये उजागर करता है। तो इस तरह की बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, उनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात कर ले तो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके में एआई का क्या उपयोग है, तो इसे आप देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में नेशनल क्राइम एजेंसी एक शक्तिशाली केस स्टडी प्रस्तुत करती है, उसमें इसके उपयोग को दर्शाया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए इसके सामने कौन सी अब चैलेंजेज हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, आगे की इसकी राह क्या होने वाली है। तो जैसे भारत में बात करें तो डीपीडीएस अधिनियम 2023 क्या है, एक व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए एक ठोस ढांचा प्रस्तुत करता है, किंतु इस बारे में भी अब कंसर्न होने लगे हैं, अब इस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं कि जो यूजर्स हैं उनकी जो गोपनीयता है उसका सम्मान करते हुए व्यवसाय में कैसे नवाचार किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका प्रभावी और नैतिक रूप से जो उपयोग है वो करने के लिए जो कानून प्रवर्तन है उसको प्रशिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कदम हो चुका है। उदाहरण के लिए पूर्वानुमान उपकरणों का जो नियमित रूप से ऑडिट है वो किया जाना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए करना जरूरी है कि ये सुनिश्चित हो सके कि वो किसी पूर्वाग्रह को कहीं प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। भारत में एआई का जो भविष्य है वो भविष्य न केवल इसकी तकनीकी क्षमताओं से है बल्कि इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले जो कानूनी और जो नैतिक ढांचा है उससे भी संबंधित है।
तो ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। इसके अलावा एआई के उपयोग को नियंत्रित करने वाले जो कानून हैं उनको भी उसी गति से आगे बढ़ना चाहिए। और डीपीडीएस जो अधिनियम 2023 है, बीएनएस 2023 एक कानूनी ढांचा बनाने की दिशा में देखें तो ये जो कदम है ये महत्वपूर्ण है, जो कहीं न कहीं जो अपने देश के नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, जो यूजर्स हैं, उनके अधिकारों और गोपनीयता के साथ एआई की जो अविश्वसनीय क्षमता है उसको ये संतुलित करता है, बैलेंस करता है कहीं न कहीं, चाहे वो व्यक्तिगत सेवाओं के माध्यम से हो या कानून प्रवर्तन के माध्यम से हो। एआई हमारे जीने, काम करने, संवाद करने के जो तरीके हैं उनको बदलने की शक्ति इसमें निहित है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भारत में देखें तो एआई का जो भविष्य है, विशेष रूप से जो प्रोफाइलिंग है और भविष्य सूचक जो पुलिसिंग है, उस क्षेत्र में इस बात पर निर्भर करता है कि इन तकनीक का कितनी अच्छी तरह से रेगुलेशन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है इसमें असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं को बेहतर तरीके से एक इकोसिस्टम में ढालकर इससे संबंधित जितने भी नीतिगत जो ढांचा है, जो चाहे वो कानूनी हो या नैतिक स्तर पे है, वो बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया कि भारत में एआई का क्या भविष्य है, कौन सी चुनौतियाँ इसके सामने हैं और आने वाले भविष्य में इसकी क्या राह हो सकती है। अगला टॉपिक है श्रम विवाद से जुड़ा हुआ, श्रम विवाद समाधान पर भारतीय न्याय संहिता का क्या प्रभाव है। इसके अलावा भारत में श्रम संबंधित जो मुद्दे हैं वो कौन से हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके सामने जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, भविष्य में इसकी क्या राह हो सकती है, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसने प्रायः जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है और जो लेबर्स है, यानी कि प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में एक जो खाई है, उस खाई को क्या है कि अब बढ़ा दिया है। और ये जो खाई है कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसके साधनों के असमान स्वामित्व से ये समस्या उपजी है। कहीं ना कहीं इस असमानता के परिणाम स्वरूप देखें तो इससे क्या हुआ कि औद्योगिक जो टकराव है, जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है या जो इंडस्ट्रियल जो अनरेस्ट है, जो तेजी से बढ़ा है, और इससे सामाजिक और आर्थिक जो स्थिरता है वो बनाए रखने के लिए जो विवाद का समाधान है उसकी एक प्रभावी जो प्रणाली है उसकी आवश्यकता अब महसूस की जा रही है। कहीं ना कहीं भारत में देखें तो इस उद्देश्य से जो श्रम कानून है उनकी एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है और उस माध्यम से देखें तो ऐसे जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी किया जाता है। जैसे 1947 का जो वर्ष है वो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। 1947 में औद्योगिक जो विवाद जो निपटारे से संबंधित जो अधिनियम IDA लाया गया था 1947 में, और फिर वर्ष 2020 में 2020 में वर्ष 2020 में देखें तो औद्योगिक संबंध जो संहिता है वो लाई गई, IRC लाई गई। इसका उद्देश्य यही था कि जो सुलह है वो दोनों पक्ष में हो सके, मध्यस्थता हो सके और न्याय निर्णय जैसी जो प्रणालियां हैं उसके माध्यम से ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनका समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जा सके। और इसी सिनेरियो में, इस पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक जो युग है उस युग की भारतीय दंड संहिता जो IPC है, भारतीय न्याय संहिता है जो BNS है, उसका हाल ही में अधिनियमित होना एक महत्वपूर्ण जो बदलाव है, जो एक रिफॉर्म्स है, उसको भी दर्शाता है, जिसके प्रावधान श्रम विवाद समाधान सहित विभिन्न जो कानून के क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रभाव डालते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि विवाद जो समाधान है और भारत में जो कौन से महत्वपूर्ण जो श्रम संबंधित मुद्दे हैं, जो इशूज हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो भारत में श्रम विवाद पारंपरिक रूप से देखें तो विभिन्न केंद्रीय जो अधिनियम हैं उनसे ये प्रभावित है। जैसे 1947 का जो औद्योगिक विवाद अधिनियम IDA है, 1926 का ट्रेड यूनियन अधिनियम है,
1946 का औद्योगिक रोजगार जो अस्थायी आदेश अधिनियम था उससे संबंधित है। इन्हें कई सारे जो कानूनी विधान हैं उनको सरल बनाने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयास में देखें तो औद्योगिक संबंध जो संहिता है IRCC जो 2020 है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इन विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम है इनके तहत देखें तो यथास्थिति जो भी दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण से जो श्रम विवाद हैं उनको सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना, सुरक्षा के उपायों को पहले से और बढ़ाना, नियोक्ता और श्रमिक के बीच में जो एक सौहार्द माहौल है उसको विकसित करना। और ये जो अधिनियम है इस अधिनियम की धारा जो 3 है और इसके तहत जो 10A है इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई और ये परिलक्षित भी होता है जो कहीं ना कहीं जो औद्योगिक विवाद हैं उनको हल करने के लिए एक तंत्र के रूप में जो समाधान है, स्वैच्छिक जो मीडिएटर की भूमिका है, जो मध्यस्थता की जो भूमिका है वो भी प्रदान करता है। कहीं ना कहीं जो IRC है, IRC ने 2 महत्वपूर्ण सुधार भी लागू किए। पहला जो था वो श्रम कानून जो थे उनके तहत सभी पिछले जो संस्थान हैं उनको बरकरार रखा गया और समाधान बोर्ड कोर्ट ऑफ जो इंक्वायरी है, जो लेबर कोर्ट है, उसको छोड़कर दूसरे जो समाधान है उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रीय जो न्यायाधिकरण है उससे जुड़े हुए जो मामले हैं उनको छोड़कर अधिनियम की धारा 10 जो 1 है, अधिनियम की जो धारा 10(1) है इसके तहत कुछ श्रम विवादों को संदर्भित करने या न करने के लिए पूर्व जो सरकारी अनुमोदन है उसकी आवश्यकता जो पहले थी उस आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया। यही नहीं, देखिए अगर IRC की बात करें तो ये IDA के तहत श्रम विवाद समाधान को 3 रूपों में क्या करता है, कैटेगराइज करता है। श्रमिक और नियोक्ताओं के विवाद को सुलझाने के लिए जो द्विपक्षीय मंच है, जो शिकायत निवारण समिति है, जो कार्य समिति है, उसे इसमें शामिल किया गया है। दूसरा निपटारा, जहां एक तटस्थ तीसरा पक्ष कामगार और नियोक्ता के बीच में जो मध्यस्थता है वो ये करता है। कोर्ट का इसके संदर्भ में क्या न्याय निर्णय है, तो विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का ये जो तरीका है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उन्हीं के अनुरूप है, जिन्हें भारत जैसे मध्यम आय वाले जो देश हैं उसमें विकास के माहौल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक माना गया है। अब कौन सी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस कौन से हैं, उनकी हम बात करते हैं। IRC का जो उद्देश्य है वो विवादों को सुलझाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण जो दृष्टिकोण हो सकता है उसे विकसित करना है, किंतु इस संहिता के तहत श्रम विवादों को हल करने के लिए जो प्रयोग किए जाने वाली जो प्रणाली है उसमें कार्यान्वयन संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो निहित है। ये जो संहिता है केवल औपचारिक क्षेत्र में विवादों को हल करने का प्रावधान करती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको इससे बाहर रखा गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि विभिन्न घरेलू और कृषि श्रमिक जिनमें विभिन्न ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उन पर काम करने वाले या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और IRC की तहत देखें तो विवाद जो समाधान तंत्र है उस तक पहुंचने से रोका गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज है और ये वर्तमान सिनेरियो की बात की जा रही है जिसका विस्तार अपने देश में काफ़ी तेजी से हो रहा है। तो ऐसे जो श्रमिक हैं, इनसे संबंधित जो समस्या है उनका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, IRC ने भारत में गुणवत्तापूर्ण समझौताकर्ताओं की कमी के बावजूद न तो समझौता प्रक्रियाओं को अरेंज करने का प्रयास किया है, न ही ऑनलाइन जो समझौता है, जो प्रावधान है उनको इसके तहत शामिल किया है। BNS श्रम विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से देखें तो सुलझाने की इस दृष्टिकोण के बदलाव की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कठोर दंड का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस कारण से देखें तो जो श्रम विवाद हैं, लेबर जो डिस्प्यूट हैं, अब वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इनका समाधान नहीं हो पा रहा है। IRC और पिछले कानूनों के तहत देखें तो जो श्रम विवाद हैं इनके समाधान के विपरीत BNS ने दंडात्मक प्रावधानों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर दी है। समाधान न होने के बजाय उन्हें दंड से जुड़े हुए जो कानून है उनका सामना करना पड़ रहा है, जो कहीं न कहीं श्रम विवाद के समाधान के संबंध में देखें तो औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं।
नियोक्ताओं के लिए देखें तो बीएनएस एक अधिक कठोर कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है जो कहीं ना कहीं जो श्रम कानून है उसके अनुपालन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रखता है, जबकि वहीं हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जैसे जो गैर कानूनी श्रम कार्य हैं उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह के भी आरोप लगाए गए हैं, ये एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा व्यवहारिक स्तर पे जो चुनौतियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो बीएनएस श्रम विवाद समाधान के लिए एक मजबूत ढांचा तो प्रदान करता है, किंतु ये कार्यान्वयन रेगुलेशन के स्तर पे इसमें कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी निहित है। कहीं कहीं देखें तो श्रम अपराध का अपराधीकरण पहले से ही तनावपूर्ण न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की ओर और बढ़ा रहा है। कहीं न कहीं जो नियोक्ता है विशेष रूप से जो छोटे उद्यमी हैं नई कानूनी जटिलताओं से निपटने के लिए संघर्ष करते हुए दिखते हैं। बीएनएस की व्याख्या की बात करें तो प्रवर्तन में न्यायपालिका आवश्यक होगी, क्योंकि धारा 194 जैसे जो प्रावधान है ये प्रावधान ये कहते हैं कि विभिन्न श्रम मामलों में ये लागू होंगे और इस प्रकार बीएनएस का व्यवहारिक जो प्रभाव है वो न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित होगा, जो कहीं न कहीं जो उभरती हुई जो चुनौतियां हैं वो खास तौर पे उन मामलों के जवाब में श्रम परिदृश्य को एक खास आकार प्रदान करेंगी। तो ये बात कही गई है। अब देखें कि आखिर इसकी भावी दशा दिशा क्या होगी। इस बारे में ये कहा गया है कि बीएनएस भारत के श्रम विवाद समाधानों के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कहीं न कहीं जो ट्रेडिशनल सलूशन है उन तरीकों से अधिक ये दंडात्मक ढांचे की ओर बदलाव को प्रदर्शित करता है। श्रमिकों की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ाकर और नियोक्ताओं पर कठोर दंड लगाकर बीएनएस कुछ श्रम संबंधित जो अपराध हैं उनको आपराधिक रूप में पुनर्वर्गीकृत करता है, जिसका उद्देश्य श्रम यानी भारत में श्रम कानूनों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। लेकिन इसके साथ ही इसमें कई सारी जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होती हैं। भारत में जो श्रम अधिकार है कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर लगातार उन पर चर्चा हो रही है और ऐसे में बीएनएस के निहितार्थ महत्वपूर्ण है। कठोर जो कानूनी प्रावधान है उस प्रावधान के कारण जो नियोक्ता है उनको अब अधिक अनुपालन की आवश्यकता होती है। इससे वैध जो श्रमिक विरोध है, जो सामूहिक सौदेबाजी है, उसके प्रयासों को दबाने का इसमें जोखिम निहित होता है। और कहीं न कहीं ये जो बदलाव है ये श्रम से जुड़े हुए जो भी सिनेरियो है उसके भीतर प्रतिकूल जो संबंध हैं उनको अधिक बढ़ा देते हैं। इनके तहत देखें तो पहले के जो कानून हैं उनके द्वारा स्थापित जो ऐतिहासिक रूप था वो कहीं न कहीं सौहार्दपूर्ण जो विवाद समाधान तंत्र है उनको चुनौती देता था। तो इस तरह से ये जो समस्या है इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं और आने वाले समय में इसकी दशा दिशा क्या होगी उस पर हमने चर्चा की। आज के एपिसोड में हमने योजना 2024 के महत्वपूर्ण आर्टिकल से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर चर्चा किया और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। इसके अगले एपिसोड में जो भी अन्य मैगजीन्स हैं उनमें प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उनसे जुड़े हुए आखिर जो भी उत्तर बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे और जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा अपना उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए और आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।